हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फ्रूट प्रिंट्स विदाउट फीट पैरों के बिना पदचिन्ह नामक पाठ की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ, जिसके राइटर हैं H.G. वेल्स अर्थात हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, जिन्होंने कुछ प्रश्न किए हैं कि क्या कोई आदमी अदृश्य हो सकता है। यह एक वैज्ञानिक की कहानी है जो खोजता है कि कैसे स्वयं को अदृश्य किया जाए। क्या वह अपनी खोज का उपयोग अथवा दुरुपयोग करता है। इस तथ्य को जानने के लिए उन्होंने कहानी बताई, तो कहानी को सुनते हैं। दो लड़कों ने हैरानी से एक जोड़ा नंगे पांवों की कीचड़ युक्त ताजा छाप देखी। लंदन के मध्य में एक मकान की सीढ़ियों पर नंगे पांव वाला व्यक्ति भला क्या कर रहा है, और वह व्यक्ति कहाँ था। जब वे ध्यान से देख ही रहे थे कि एक महत्वपूर्ण दृश्य उन्हें दिखाई दिया। पांव का एक ताजा निशान पता नहीं कहाँ से प्रकट हुआ। एक के बाद एक और पांव के निशान पड़ते गए। सीढ़ियों के नीचे सड़क की ओर बढ़ते हुए लड़कों ने सम्मोहित होकर पीछा किया, जब तक कि वे कीचड़ युक्त निशान धुंधले पड़ते हुए गायब नहीं हो गए। इस रहस्य की व्याख्या वास्तव में काफी साधारण थी। हैरान लड़के एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी मानवीय शरीर को पारदर्शी बनाने की खोज की थी। यद्यपि वह अर्थात ग्रिफिन जो वैज्ञानिक था ने प्रयोग के बाद प्रयोग किए थे, यह सिद्ध करने के लिए कि मानव जीवन अर्थात मानव का शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता है। अंत में उसने एक विशेष दुर्लभ दवा निगली और उसका शरीर उसी प्रकार पारदर्शी हो गया जैसे कि शीशे की एक चादर होती है। यद्यपि यह उसी प्रकार ठोस बना रहा जैसे कि शीशा होता है। ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था, लेकिन वह कानून विरोधी व्यक्ति था। उसका मकान मालिक उसे नापसंद करता था और उससे अपना मकान खाली करवाने की कोशिश की। प्रतिशोध के रूप में ग्रिफिन ने उसके घर को आग लगा दी। बिना किसी के देखे हुए भाग जाने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। इस प्रकार वह एक बेघर घुमक्कड़ बन गया, बिना कपड़ों, बिना धन और अदृश्य, जब तक कि उसके पांव किसी कीचड़ में न पड़ जाएं और चलते समय वह कीचड़ युक्त पैरों के निशान न छोड़ता चला जाए, तब तक वह अदृश्य ही था। वह बालकों से तो सरलता से बच निकला जो लंदन में उसका पीछा कर रहे थे, पर उसकी परेशानियों का अंत नहीं हुआ था। उसने लंदन में निर्वस्त्र विचरण करने के लिए गलत समय चुना था। शीत ऋतु का मध्यकाल था, हवा बर्फीली ठंडी थी और वस्त्र बिना ग्रिफिन का काम नहीं चल सकता था। सड़कों पर मारे मारे फिरने के बजाय उसने उष्णता के लिए अर्थात गर्मी के लिए लंदन के एक विशाल स्टोर में चुपके से घुसने का निर्णय लिया। स्टोर के बंद होने का समय हो गया और जैसे ही दरवाजे बंद किए गए, ग्रिफिन ने बिना पैसा खर्च करे भोजन कर लिया तथा वस्त्र पहन लिए। उसने बॉक्स तोड़ दिए और स्वयं को ऊनी वस्त्रों से ढक लिया। शीघ्र ही जूते, ओवरकोट तथा चौड़े घेरे वाला हैट लगाए वह पूर्ण रूप से वस्त्र पहना व्यक्ति दिखाई देने लगा। रेस्तरां के किचन में उसे ठंडा गोश्त तथा कॉफी उपलब्ध हो गए और भोजन के पश्चात उसने मिठाई खाई, मदिरा पी जिसे वह किराने की दुकान से ले आया था। अंत में रजाइयों के ढेर पर सो गया। यदि ग्रिफिन समय पर जागने में सफल हो जाता तो सब कुछ ठीक ठाक होता, पर वह उस समय तक उठ नहीं पाया जब तक अगली सुबह दुकान के सहायक वहां नहीं आ गए। जब उसने दो सहायकों को आते हुए देखा तो वह भयभीत हो गया और भागने लगा। स्वाभाविक था कि उन्होंने अर्थात सहायकों ने उसका पीछा किया। अंत में अपने नए धारण किए गए कपड़ों को उतार कर वह उनसे बचने में सफल हो गया। इस प्रकार उसने स्वयं को अदृश्य तो बना लिया, लेकिन जनवरी की कड़ाके की ठंड में वह वस्त्रहीन नंगा था। इस बार उसने एक नाटक कंपनी के स्टोर में घुसने का निश्चय किया। उसे आशा थी कि उसे वहां न केवल पहनने को वस्त्र मिलेंगे, वरन कंधों पर ढकने के लिए कुछ चीजें मिल सकेंगी। ठंड से कांपते हुए वह तेज गति से ड्ररी लेन गया, जो थिएटर जगत का केंद्र था। उसे शीघ्र ही एक उपयुक्त दुकान मिल गई। वह उसके अंदर अदृश्य रूप से घुस गया, सीढ़ियों पर चढ़ा और थोड़ी देर बाद अपने माथे पर पट्टियां बांधकर, काले चश्मे, नकली नाक, एक बड़ी सी गलमुछ पहने और एक बड़ा सा हैट सिर पर पहनकर बाहर निकला। बिना दिखाई दिए बचकर निकलने के लिए उसने क्रूरता पूर्वक पीछे से दुकानदार पर आक्रमण कर दिया और उसके बाद उसने सारा धन लूट लिया। भीड़ भाड़ युक्त लंदन से दूर चले जाने के लिए आतुर उसने आइपिंग गांव को जाने वाली ट्रेन पकड़ ली, जहां उसने स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक करा लिए। जाड़े में किसी अजनबी का सराय में आगमन एक असामान्य घटना थी। इस प्रकार के विचित्र शक्ल वाले अजनबी को देखकर सभी लोग चर्चा करने लगे। मिसेज हॉल, सराय मालिक की पत्नी, ने उससे मित्रता करने का हर प्रयास किया, पर ग्रिफिन को बात करने की कोई इच्छा नहीं थी और यह बात उसने मिसेज हॉल को बता दी। आइपिंग में मेरे आने का कारण है एकांतवास। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में विघ्न डाले। इसके अलावा एक दुर्घटना में मेरा चेहरा खराब हो गया था।
इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका मेहमान एक सनकी वैज्ञानिक है और इस बात को ध्यान में रखकर कि उसने उसे किराया एडवांस दिया था, मिसेज हॉल उसकी आदतों और गुस्सैल स्वभाव को अनदेखा करने के लिए तैयार हो गई। परंतु उसका चुराया हुआ धन ज्यादा दिनों तक नहीं चला और हाल ही में ग्रिफिन को यह स्वीकार करना पड़ा कि अब उसके पास नकद धन नहीं है। उसने बहाना किया कि उसे किसी भी क्षण एक चेक प्राप्त होने वाला है। कुछ समय पश्चात एक विचित्र घटना घटी। प्रातः बहुत सुबह एक पादरी और उसकी पत्नी अपने अध्ययन कक्ष में शोर सुनकर जाग गए। धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते समय उन्होंने पैसों के खनखनाने की ध्वनि सुनी। उन्हें पादरी की डेस्क से निकाला जा रहा था। बिना किसी शोर के और अपने हाथ में लोहे की एक छड़ पकड़े हुए पादरी ने दरवाजा खोला और चिल्लाया, समर्पण कर दो। फिर उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा कि कमरा बिल्कुल खाली था। उसने तथा उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे, पर्दों के पीछे और चिमनी के ऊपर की ओर देखा। वहां किसी भी व्यक्ति का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन डेस्क को खोला गया था और उसमें से सारा पैसा चुरा लिया गया था। असाधारण मामला है, पादरी सारे दिन यही दोहराता रहा। लेकिन यह इतना असाधारण नहीं था जितना कि सुबह से पहले मिसेज हॉल के फर्नीचर का व्यवहार दिखा था। सराय का मालिक और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठ गए थे और वे हैरान हुए जब उन्होंने वैज्ञानिक के कमरे के दरवाजे पूर्ण रूप से खुले हुए देखे। प्रायः यह बंद और ताला लगा रहते थे और वह क्रोध से आग बबूला हो जाया करता था यदि कोई उसके कमरे में प्रवेश करता था। अवसर इतना अच्छा था कि उसे खोना ठीक नहीं था। उन्होंने दरवाजों के चारों ओर चुपके से झांक कर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने छानबीन करने का निश्चय किया। बिस्तर के कपड़े ठंडे थे, इससे यह पता चलता है कि वैज्ञानिक को उठे हुए कुछ समय बीत गया था। और इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि जो कपड़े और पट्टियां वह हमेशा पहना करता था वे कमरे में बिखरे पड़े थे। अचानक मिसेज हॉल ने अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज सुनी। एक क्षण पश्चात पलंग पर रखा हैट उछला और मिसेज हॉल के चेहरे से जा टकराया। फिर बेडरूम की कुर्सी सजीव हो उठी। हवा में उछलकर उसने सीधे मिसेज हॉल पर धावा बोल दिया, सबसे अधिक टांगों पर। जब वह और उसका पति भय से उड़े तो उस असाधारण कुर्सी ने दोनों को धकेल कर बाहर निकाल दिया और अब दरवाजा बंद हो गया और ताला लग गया। मिसेज हॉल लगभग बेहोश होते हुए सीढ़ियों पर गिर गई। उसे विश्वास हो गया कि कमरे में एक आत्माओं का वास था और अजनबी ने किसी प्रकार से उनके आत्माओं को उनके फर्नीचर में प्रवेश करा दिया था। उन्होंने विरोध किया, चिल्लाया, मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी पर बैठा करती थी। कैसी अजीब बात है, वही कुर्सी मेरे विरुद्ध हो गई। पड़ोसियों को ऐसा लगता था कि यह मुसीबत किसी जादू टोने के कारण थी, लेकिन जादू टोना था या नहीं, और पादरी के घर में की गई चोरी का पता लोगों को चला कि उस विचित्र वैज्ञानिक पर उस घटना में हाथ होने का संदेह किया गया। संदेह और अधिक बढ़ गया जब वैज्ञानिक ने अचानक नया पैसा पेश किया। यद्यपि उसने कुछ दिन पहले यह कबूल किया था, यह स्वीकार किया था कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। गांव के सिपाही को गुप्त रूप से बुलाया गया। सिपाही का इंतजार करने के बजाय मिसेज हॉल वैज्ञानिक के पास गई, जो रहस्यपूर्ण तरीके से अपने खाली कमरे में प्रकट हो गया था। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के साथ ऊपर क्या खिलवाड़ कर रहे हो, उसने पूछा, अर्थात मिसेज हॉल ने पूछा। और मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि तुम किस प्रकार से खाली कमरे के बाहर आ गए और ताला लगे कमरे में तुम घुसे कैसे। वैज्ञानिक हमेशा से तेज तर्रार था, अब वह क्रुद्ध हो गया। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं मैं कौन और क्या हूँ। वो ऊंची आवाज में चीखा, बहुत अच्छा, मैं तुझे दिखाता हूँ। अचानक उसने अपनी पट्टियां, गलत से चश्मा और नाक को उतार देखा। उसे ऐसा करने में केवल 1 मिनट लगा। लोग जो वही खाने में बैठे थे बिना सिर वाले व्यक्ति को देखकर भयभीत हो गए। मिस्टर जेपर्स सिपाही अब आ पहुंचा था और यह देखकर वह हैरान हो गया कि उसने बिना सिर वाले व्यक्ति को बंदी बनाया। पर जेपर्स को अपने कर्तव्य का पालन करने से नहीं था। में किसी व्यक्ति को देखने का और निकाला हो तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही था, चाहे वह सिर वाला हो या फिर बिना सिर वाला। वह एक अजीब डर से हुआ जब सिपाही ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की जो धीरे-धीरे अपने रास्ते पर आता जा रहा था, क्योंकि इतने ही देर से आता जा रहा था। और कोई एक कमी नहीं थी और सिपाही ने स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष करते हुए पाया जिसके लिए बिल्कुल उठाना होता था। कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें खानी पड़ी। ये व्यक्ति पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। आखिरी देर उसने आगे को लेकर उनकी कोशिश की तो वो मुक्का खाकर बेहोश हो गया। उन्होंने कहा, बहुत औरतें चीख सुनाई थी, उसे पकड़ो और यह कार्य करने से धीरे ऐसा फिल्म को जीवन को चुरा लिया था और कोई नहीं जानता कि किसी कहीं से पकड़ा था। तो फिल्म के स्टूडेंट्स ये सीरीज को बहुत पसंद है। तो अगले पार्ट के समय के साथ मैं भी तब तक के लिए